हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर चल रहा था हमारा चौहानों वंश का इतिहास। आज उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ती अपर गांगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपने जो पहले की क्लास है वो अच्छे तरीके से देख ली होगी। पिछले कुछ दिन से थोड़ा बिजी था, इसलिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया। अब से कंटिन्यू अपनी क्लास आएगी और बढ़िया तरीके से करेंगे। जैसे पहले चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर उसी तरीके से हम आगे भी राजस्थान के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में और क्या क्या घटनाएं हैं, कौन से राजा है, क्या रानी के साथ में क्या होता है, कौन सा युद्ध होता है, कौन सा साका होता है, कौन सा जौहर होता है, कौन किसके साथ फंस जाता है, सारी की सारी बात करने वाले हैं। चलते हैं आज आगे कड़ी के अंदर। चौहान वंश का इतिहास। राजा है अपना अपर गांगे। कौन सा? अपर गांगे जो है विग्रहराज का पुत्र है। इसके बाद में पड़ेगा पृथ्वीराज द्वितीय, जो अपर गांगे को हरा के राजा बनता है, जिसकी जानकारी जो है दो अभिलेख के अंदर मिलती है, वो पढ़ने वाले। अपर गांगे की बात करूं मैं, विग्रहराज का पुत्र है, गांगे को हरा के राजा बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। सीधा पृथ्वीराज द्वितीय से पढ़ते हैं। अपर गांगे के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, दो ही बात है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप अच्छे तरीके से क्लास देख रहे हो तो आपको समझ में आ भी गया होगा। पढ़ते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। कौन सा राजा है साथियों? पृथ्वीराज से हम जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, वो कौन सा राजा है साथियों? पृथ्वीराज द्वितीय नहीं बल्कि पृथ्वीराज तृतीय है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात करें। इस पृथ्वीराज द्वितीय की जो जानकारी है वो हास्य अभिलेख से मिलती है। कौन सा अभिलेख? हास्य अभिलेख। हास्य अभिलेख की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं साथियों, अगर आपको ध्यान में हो तो। हास्य अभिलेख, हास्य कहाँ? हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहां पे पृथ्वीराज द्वितीय जो है, इस हांसी अभिलेख के अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी क्षेत्र पे अपना अधिकार कब्जा कर लिया था और वहां पे अपने मामा जी को प्रशासक बना के आ जाते हैं। मतलब उस क्षेत्र का जो प्रशासक है, प्रशासक जो है, शासन चलाने वाला व्यक्ति है, वो अपने मामा जी को बना के आ जाते हैं और इनके मामा जी का नाम मिलता है किलहन गुहिल। क्या नाम मिलता है? किलहन गुहिल। इस हांसी अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है कि हांसी पर अधिकार कर लिया था और इस हांसी का प्रशासक अपने मामा किलहन गोहिल को बना दिया। अब क्या है, हांसी पे अधिकार कौन कर रहा है इस समय? किलहन कर रहा है। मतलब जो हांसी की व्यवस्था है, हांसी का इस समय का प्रशासक कौन होगा? किलहन होगा। जबकि अधिकार किसने किया था? सर्वप्रथम पृथ्वीराज द्वितीय ने किया था। इसके बाद में बात करें, मामा को यहाँ पे प्रशासक तो बना के आ जाता है, लेकिन इसी हांसी के अंदर एक महल का निर्माण करवा के आता है। महल निर्माण करवा के आता है, ये भी जानकारी इसी हांसी अभिलेख से मिलती है। इसी महल के अंदर ये जो हांसी अभिलेख है ये लगा हुआ है, ध्यान में रख लेना। ठीक है। इस पृथ्वीराज के बाद में बात करें हांसी के बारे में, तो हांसी पे कालांतर के अंदर, हांसी पर कालांतर में कब्जा कर लिया था किसी और व्यक्ति ने। उस व्यक्ति की बात करें तो वो हम पढ़ते हैं जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस है। जब राजस्थान नाम की बात आती है तो इसी जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। ये वो ही जॉर्ज थॉमस है, ध्यान में रख लेना। जॉर्ज थॉमस ये व्यक्ति है जिसने क्या कर लिया था? हांसी पे कालांतर के अंदर कब्जा कर लिया था। इसके बाद में हांसी अभिलेख के बाद में एक अभिलेख और मिलता है, धोड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख साथियों? धोड़ अभिलेख मिलता है। इसके अंदर भी कुछ जानकारी मिलती है। ये जो अभिलेख है भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है?
भीलवाड़ा के अंदर मिलता है शिव मंदिर की बात करूं, इस धोड़ अभिलेख के अंदर शिव मंदिर के निर्माण की बात की जाती है। भीलवाड़ा शिव मंदिर का निर्माण करवाती है। यहाँ पे ये जो धोड़ अभिलेख है भीलवाड़ा के अंदर धोड़ क्षेत्र है, वहां पे शिव मंदिर का निर्माण करवाती है। और इसी शिव मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है साथियों रूठी रानी का मंदिर। रूठी रानी मंदिर के नाम से इसे शिव मंदिर के जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने, पृथ्वीराज जो द्वितीय है इसने बाहुल से राज्य प्राप्त किया था। बाहुल से राज्य हासिल किया था। किस अभिलेख के अंदर मिलती है साथियों जानकारी? भीलवाड़ा का अभिलेख है धोड़ अभिलेख, उसके अंदर जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने धोड़ या बाकी जितने भी क्षेत्र है उन पे बाहुल से राज्य पे अधिकार कर लिया था। इसी धोड़ अभिलेख के अंदर इनकी रानी का नाम मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। इनकी रानी की बात करें तो रानी का नाम मिलता है सुहावदे। क्या नाम मिलता है? सुहावदे। ये सुहावदे पृथ्वीराज द्वितीय से रूठ जाती है, इसी के कारण इस शिव मंदिर को क्या कहती हैं? रूठी रानी का मंदिर कहते हैं। किसका मंदिर कहते हैं साथियों? रूठी रानी का मंदिर कहते हैं। इसी धोड़ अभिलेख के अंदर एक और जानकारी मिलती है मैनाल के अंदर। मैनाल के अंदर इसी धोड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने मैनाल कहाँ पे है? ये भी साथियों भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है साथियों। इसी मैनाल के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज द्वितीय ने एक और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उस शिव मंदिर को कहते हैं सुहेश्वर शिव मंदिर। क्या कहते हैं? सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान में रख लेना, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ पे? मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। ये जो जानकारी मिलती है किसकी मिलती है? पृथ्वीराज द्वितीय की है। हासी अभिलेख व धोड़ अभिलेख भीलवाड़ा, हासी हरियाणा का। ये जो बातें हैं ये किसकी है? पृथ्वीराज द्वितीय की है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे राजा आता है एक सोमेश्वर, चौहान वंश का राजा आता है सोमेश्वर। वो क्या करता है? पहले गुजरात के अंदर होता है और बाद में उसे अजमेर के अंदर बुलाया जाता है और अजमेर का राजा बना दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, सोमेश्वर जो है पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में बड़ा राजा जो आता है, इसको गुजरात से बुलाकर इसको अजमेर का चौहानों का राजा शासक बनाया जाता है। ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात करें, आप देख सकते हो पृथ्वीराज द्वितीय की जो जानकारी है वो बोर्ड पे है आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेना चाहो वैसे मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ आपने ये जो मैटर है आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, किस पे चलेंगे साथियों? सोमेश्वर। ये वो ही सोमेश्वर है जब हम पृथ्वीराज थर्ड पढ़ती हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ती हैं, तब उनके पिताजी की बात करती हैं। तो ध्यान में रख लेना, कहाँ से आई थी सोमेश्वर? गुजरात से आई थी। और गुजरात में कहाँ पे रहती थी? कुमारपाल के पास में रहते थे। किसके पास में? कुमारपाल के पास में रहते। पढ़ते हैं राजा सॉरी किसकी बात करने वाले हैं? सोमेश्वर। इस सोमेश्वर को कहाँ से बुलाया गया था? जनता द्वारा इसे बुलाया गया था गुजरात। गुजरात से आकर शासन प्राप्त किया। कहाँ से आए मेरे साथियों? गुजरात से आए। अब बात करें, जब ये गुजरात के अंदर थे किसके पास? कुमारपाल के पास। किसके पास थे साथियों? कुमारपाल के साथ पास थे, क्योंकि उस समय गुजरात का जो राजा था वो कौन था? कुमारपाल। बात करें, कुमारपाल ने कोंकण आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? इस कुमारपाल ने कोंकण
कोंकण आक्रमण गोवा की आसपास का जो क्षेत्र है कोंकण, वहां पे आक्रमण होता है। कुमारपाल जाता है, साथ में सोमेश्वर जाता है। कौन जाता है? कुमारपाल जाता है, साथ में सोमेश्वर जाता है। दोनों मामा भांजा साथ में जाते हैं कोंकण आक्रमण के अंदर। और इसके अंदर कहते हैं कि ये जो सोमेश्वर है इसने कोंकण आक्रमण, जो कुमारपाल की विपक्ष में सामने वाली जो पार्टी थी, जो राजा था मल्लिकार्जुन, कौन सा? मल्लिकार्जुन, उसकी बात करें तो सोमेश्वर के बारे में कहती है कि मल्लिकार्जुन को कुमारपाल नहीं मार पाया था, बल्कि सोमेश्वर ने मार दिया। इस कोंकण आक्रमण के अंदर मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी थी। किसने की थी साथियों? सोमेश्वर ने कर दी। ध्यान में रखना, सोमेश्वर जब गुजरात के अंदर थे तब ये कुमारपाल के साथ में कोंकण आक्रमण में जाते हैं और कोंकण आक्रमण के अंदर मल्लिकार्जुन की हत्या कर देती है। कौन कर देती है साथियों? सोमेश्वर कर देती है। मल्लिकार्जुन की हत्या कर देता है सोमेश्वर, कोंकण आक्रमण के अंदर कुमारपाल के साथ आता है। जब सोमेश्वर इस कोंकण आक्रमण से वापस आ रही होती हैं, तब इनको बीच में एक, समझ ही गए होंगे क्या कहने वाला हूँ, कन्या पसंद आ जाती है। आपको पता है जब व्यक्ति को कन्या पसंद आ जाती है ना, फिर भाई व्यक्ति किसी के बस में नहीं। फिर चाहे उसको कितना ही गुस्सा आता हो, चाहे वह कितना ही अकेलेपन में रहता हो, चाहे वह कितना ही झुंड के अंदर अपने साथियों के साथ रहता है, जब ये बीच में आ जाती है तो वो इन सब बातों को नकार देता है और इसी के ध्यान में रहता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप इस पक्ष की तरफ आए होंगे तब आप में भी परिवर्तन आया होगा। आता है परिवर्तन, घर वालों के भी समझ में नहीं आता कि हमारा जो लड़का है ये पहले इतना अलग स्वभाव का था और अब ये बहुत चेंज हो गया। घर वाले समझ जाती हैं। हम ये सोचते हैं हमारे घर वालों को कुछ पता नहीं, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चे को जन्म दिया है वो अपने बच्चे के कदम कदम की जानकारी रखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही सोमेश्वर के साथ होता है, युद्ध से वापस आता है, मल्लिकार्जुन को मार के आता है, खुश होता है, लेकिन बीच रास्ते में वही कन्या मिल जाती है। कन्या कौन सी मिलती है सोमेश्वर को? वो ही कन्या मिलती है जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं, तब इसका नाम लेती है। कौन सी साथियों? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी राजकुमारी है, ये मिल जाती है सोमेश्वर को बीच रास्ते में। और कर्पूरी देवी को देखते ही सोमेश्वर घायल हो जाता। घायल वैसे नहीं होता चलता चलता गिर जाता, वैसे घायल नहीं हो जाता, लेकिन जो उसके मन में उस समय उसके दिमाग में जो विचार चल रहे थे उनसे घायल हो जाता है। ओनली कर्पूरी देवी के मन में ख्याल आती, कहाँ की थी ये जो कर्पूरी देवी है ये कलचुरी वंश की राजकुमारी। कहाँ की थी? कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। अचल दास की पुत्री थी या अचल राज की पुत्री थी, ध्यान में रखें। कहाँ की? कलचुरी वंश की थी। अब सुनना बात यहाँ से, कलचुरी वंश की थी। अभी मैं बताने वाला हूँ गुजरात की बात करूंगा, सॉरी गुजरात की नहीं, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश, एमपी, चेदिर की रहने वाली, ध्यान में रखना, कहाँ की? एमपी, चेदिर की रहने वाली थी। किस वंश की है साथियों? कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश की राजकुमारी कौन है? कर्पूरी देवी।
बात ध्यान में रखना, एमपी के अंदर गए हैं हम, कलचुरी वंश की राजकुमारी है। पिताजी की बात करें तो अचल राज की पुत्री है। कर्पूरी देवी के पिताजी का नाम क्या मिलता है? अचल राज मिलता है। कहाँ पे? एमपी के अंदर बात हो रही है। अब हम जब पढ़ते हैं कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान के अंदर, तब कहती हैं कि ये जो कर्पूरी देवी है ये दिल्ली के, ये जो कर्पूरी देवी है ये दिल्ली की राजकुमारी थी। ये पढ़ती हैं बात, अगर आपके ध्यान में हो तो। किसकी पुत्री थी साथियों? इसके बारे में कहते हैं कि कर्पूरी देवी अनंगपाल की पुत्री पढ़ती हैं, लेकिन वास्तव में ये कलचुरी वंश की थी और अचल राज की पुत्री थी। लेकिन पृथ्वी राज विजय के अंदर इसकी बात होती है कि कर्पूरी देवी जो है दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री थी। ये ओनली पृथ्वीराज के अंदर ही जानकारी मिलती है, लेकिन वास्तव के अंदर कलचुरी वंश की राजकुमारी थी, अचल दास की पुत्री थी। एमपी के अंदर चेदेरी गांव है, चेदेरी क्षेत्र है, वहां की रहने वाली। ये रियल बात है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने लिख दिया कि कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा आनंदपाल की पुत्री थी। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जब बढ़ती हैं तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात करती हैं, तब इनका ननिहाल दिल्ली बताया जाता है। लेकिन अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तब थोड़ी और जानकारी हमें स्पष्ट हो जाएगी। कर्पूरी देवी मिल जाती है सोमेश्वर को, और सोमेश्वर इस कर्पूरी देवी से विवाह कर लेती। बाहुबली मूवी देखी होगी सबने। बाहुबली देवसेना के पास जाता है, देवसेना उसे पसंद आ जाती है, लेकिन वो अपना पागलपन का जो रूप करता है, भोलेपन का रूप करके देवसेना के पास में रहता है। बाहुबली के भाई को कोई चित्रकार होता है, भल्ला को देवसेना की फोटो दिखाता है, चित्र दिखाता है कि हमारे बाहुबली देवसेना के क्षेत्र में है और वहां की राजकुमारी जो देवसेना है उसका चित्र ये है। भल्ला उस चित्र को देख के देखते ही मोहित हो जाता है देवसेना पे, और अपनी माता से कहता है कि मुझे ये कन्या पसंद है और मैं इसे लाना चाहता हूँ, इसे अर्जित करना चाहता हूँ, इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। भल्ला की माता है, भल्ला की सहायता करती है। वैसे ही ये कहानी सोमेश्वर को पसंद आई, कर्पूरी देवी से विवाह करके कर्पूरी देवी को साथ में लेके चल दी। आगे वापस ध्यान में रखना, अब कोंकण आक्रमण के बाद में कर्पूरी देवी से विवाह हो जाता है। उसके बाद में सोमेश्वर ने क्या किए वो देखते हैं। मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ मंदिर थे जिनका सोमेश्वर ने निर्माण करवाया, क्योंकि अजमेर के अंदर है, तब पढ़ रही है हम। अजमेर का शासक बना दिया था, शासन संभाल दिया था सोमेश्वर ने गुजरात से आकर, तब की बात कर रही है। मंदिरों का निर्माण कराते हैं, मंदिर के बारे में देखते हैं। मंदिर निर्माण, मंदिर मिलता है वैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? वैद्यनाथ मंदिर। नाम से आप समझ रहे होंगे कि भगवान शिव का मंदिर होगा, लेकिन इसके अंदर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों की प्रतिमाएं हैं। तो ये ध्यान में रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मंदिर है जो वैद्यनाथ मंदिर है। फिर बात करें, सोमेश्वर ने 5 मंदिर का निर्माण और करवाया था। 5 मंदिर का निर्माण और करवाया था। इन 5 मंदिरों को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, या इन्हें कल्प मंदिर कहती हैं। ध्यान में रख लेना, ये जो 5 मंदिर है इन्हें 5 कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 5 कल्प वृक्ष भी कहते हैं इन 5 मंदिरों को। मंदिर के निर्माण देखिए। इसके बाद में सोमेश्वर ने अपने समय के अंदर मूर्ति निर्माण भी करवाया था। क्या करवाया मेरे साथियों? मूर्ति निर्माण भी करवाया। अब मूर्ति निर्माण किस किस का करवाया ये देखते हैं। सोमेश्वर खुद राजा है इस समय, तो समय की मूर्ति बनवाई। वह अर्णोराज की, अर्णोराज की मूर्ति का निर्माण करवाती है, इनकी मूर्ति बनवाती है। अगर आपको ध्यान में हो
तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर अर्णोराज की बात कर रहे थे, उसके पुत्रों की बात की थी। तो वो सोमेश्वर जो है ये अर्णोराज का पुत्र था। तो इसने क्या किया, अपने पिताजी की मूर्ति व स्वयं की मूर्ति का निर्माण करवाया। और आगे बात करें, और आगे बात करती है, इस सोमेश्वर को एक नाम से और जाना जाता था। बिजोलिया अभिलेख हमने पढ़ा है, सोमेश्वर के समय का ही था बिजोलिया अभिलेख। किसके समय का है साथियों? सोमेश्वर के समय का है, 1170 का है। इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर ये जो अभी अजमेर के अंदर राजा पढ़ रहे हैं सोमेश्वर, इनके नाम की जानकारी मिलती है। इनको एक नाम से और पुकारते थे, वो नाम था प्रताप लंकेश्वर। कौन सा नाम साथियों? प्रताप लंकेश्वर के नाम से भी सोमेश्वर को जाना जाता था। यानी सोमेश्वर का अन्य नाम जो क्या है, प्रताप लंकेश्वर है। बिजोलिया अभिलेख 1170 से यह जानकारी मिलती है। मंदिर का निर्माण करवाया था वैद्यनाथ मंदिर। 5 मंदिर और थे जिन्हें 5 कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। मूर्ति का निर्माण देखा, कर्पूरी देवी से विवाह देखा। कर्पूरी देवी किस वंश की थी? तो ध्यान में रखना, कलचुरी वंश की थी। एमपी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। चेदीर वहां की रहने वाली थी। लेकिन कुछ इतिहासकार अपनी ग्रंथ के अंदर लिखती हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय है, उसके अंदर जानकारी मिलती है कि कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री थी। लेकिन ये ओनली पृथ्वीराज विजय के अंदर जानकारी मिलती है। लेकिन बाकी जितने ग्रंथ हैं उनके अंदर से ये जानकारी मिलती है और अलग अलग राइटरों ने इस जानकारी को सत्य माना। मंदिर निर्माण देखिए, फिर कोंकण आक्रमण आता है, कुमारपाल के साथ जाता है। जब सोमेश्वर गुजरात के अंदर रह रहा होता है, गोवा के आसपास का क्षेत्र है, मल्लिकार्जुन के साथ युद्ध होता है और सोमेश्वर अपनी साथी कुमारपाल मामाजी के साथ में जाता है, मल्लिकार्जुन की हत्या कर देता है। गुजरात से आता है अजमेर के अंदर और शासन संभालता है। ये बात ध्यान में रख लेना। अब चलती है, इस सोमेश्वर के बाद जो राजा है वो इनके पुत्र है। कौन साथियों? पृथ्वीराज थर्ड। ये राजा जो है ये इम्पोर्टेंट राजा है। ये राजा चलता है तब सबके मन के अंदर कहानी के लड्डू फूटने लग जाते हैं कि कोई ना कोई अलग तरीके से कहानी सुनाने वाला है। अलग अलग इतिहासकार जो वर्तमान में चल रहे हैं वो होते हैं मेरे जैसे सर, अलग अलग कहानियां बताती हैं, अलग अलग तरीके से सुनाती हैं। अच्छी लगती है कहानियां, सबको अच्छी लगती है। आज हम भी कहानी सुनने वाले हैं पृथ्वीराज तृतीय की। वो कहानी सुनेंगे हम जल्द ही। तो मैं लिखता हूँ पृथ्वीराज तृतीय आ गया। 1170 से राजा बनती है और 1192 तक ये क्या करती है, राजा रहती है अजमेर के अंदर। 1170 से 1192 तक का इनका टाइम पीरियड मिलता है। पहले ये सन पूछी जाती थी, लेकिन अब बहुत कम प्रश्न हो गए हैं। सन के शासन काल वगैरह ये कम पूछे जाते। अगर कोई पूछा भी जाता था प्रश्न है तो वो कोई बढ़िया युद्ध से पूछ लेगा, या फिर प्रश्न पूछेगा तो उस युद्ध से पूछ लेगा जिसे हम ज्यादा गहराई से नहीं समझते, नहीं पढ़ते, उस प्रश्न से पूछ लेता है। अब पृथ्वीराज की बात करें तो बड़े राजा हैं। बड़े राजा के माता पिता का नाम पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले नाम देखे पिताजी का तो नाम मिलता है सोमेश्वर। माता की बात करें तो माता अभी जो राजकुमारी हम पढ़ के आए हैं वो ही माता है। कौन सी साथियों? कलचुरी वंश की कर्पूरी देवी। इन्हीं का नाम कर्पूर देवी मिलता है। तो घबराना मत, कर्पूरी देवी है, कर्पूर दे एक ही नाम। फिर इनके जन्म की बात करें तो जन्म पे चलती है पृथ्वीराज चौहान की। जन्म की बात करती है, इनका जन्म कब हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान राजा बनती हैं, शासन संभालती हैं, उसके बारे में हम एक बात पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है
ये जब राजा बने थे, इन्होंने गद्दी संभाली थी, तब इनकी आयु 11 वर्ष थी। कितने वर्ष थी साथियों? 11 वर्ष थी। शासन कब संभाला? 1170 के अंदर संभाला। 11 वर्ष घटा दो, कम कर दो 1170 से, तो इनका जो जन्म है वो सन आ जाएगा। 1170 से 11 घटाने पे जो सन आता है वो आता है 1166। तो जन्म भी आ गया। क्या आया? 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। 66 के बाद जब 11 वर्ष के हुए, तब इन्होंने कम उम्र के अंदर ही शासन संभाल लिया। अब छोटी उम्र के अंदर कोई व्यक्ति को बड़ा कार्य दे दिया जाता है और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य दे दिया जाता है, तब उसको किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प की जरूरी होती है ना। हेल्प बहुत जरूरी होती, हेल्प लेनी भी चाहिए। आप चाहे अच्छे ज्ञाता है किसी भी चीज के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी जो है अपने से सीनियर से ले लेनी चाहिए, है ना। मैं भी जानकारी लेता रहता हूँ। इतिहास की बात जब भी चलती है तो किसी ना किसी बिंदु पे कोई ना कोई बात कर लेती। पृथ्वीराज चौहान राजा बन गया है। इनकी संरक्षिका जो बनती है वो इनकी माता बनती है, क्योंकि सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष का होता है। तो इनकी संरक्षिका जो बनती है वो बनती है साथियों कर्पूरी देवी। कौन बनती है? इनकी माता बनती है कर्पूरी देवी। ये शासन चलाती, क्या करती है? ये शासन चलाती। फिर बात करें, महिला है। महिला आपको पता है इतना अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाती, इसके लिए किसी ना किसी ज्ञाता पुरुष की आवश्यकता होगी। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर उनके प्रमुख मंत्री भी थे। क्या थे? प्रमुख मंत्री थे। प्रमुख मंत्री का भी नाम आता है, तो ये भी हम देख लेते हैं प्रमुख मंत्री कौन कौन से। नाम मिलता है एक प्रमुख मंत्री के अंदर, वो नाम है केमास। क्या नाम है? केमास। प्रमुख मंत्री के अंदर नाम आता है केमास का। इसी केमास को कहती हैं कदमवास। क्या कहती हैं? कदमवास। ध्यान में रख लेना, इसी केमास को कदमवास भी कहती है। और ये प्रश्न पिछले कुछ एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार के अंदर उनके प्रमुख मंत्री कौन थे? तो केमास थे। ध्यान में रख लेना, या कदमवास। कदमवास। इनके बाद में और भी सहयोगी मंत्री थे इनके, और भी सहयोगी मंत्री थे। एक मंत्री मिलता है जिसका नाम मिलता है भुवनमल। क्या नाम मिलता है साथियों? भुवनमल। भुवनमल नाम मिलता है। ये सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का। क्या था? सेनापति था। और ये जो कर्पूरी देवी है, पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी, इनके चाचा जी थे। क्या थे? चाचा जी थे इनके। भुवनमल जो है सेनापति है पृथ्वीराज चौहान का, ये कर्पूरी देवी के क्या थे? चाचा जी। फिर ये गुजरात से आए थे इनके पिताजी सोमेश्वर। उनके साथ में भी कुछ व्यक्ति आए, कुछ मंत्री आए, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की, है ना। वो भी नाम देखते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नाम मिलता है स्कंद। क्या नाम मिलता है? स्कंद। फिर नाम मिलता है वामन। स्कंद, वामन, और एक नाम और लिख लो, सोट। क्या नाम लिख लो? सोट। ये गुजराती मंत्री है भाई साहब, गुजराती मंत्री है, क्योंकि ये गुजरात से आए थे। स्कंद, वामन, सोट, ध्यान में रख ले। ये व्यक्ति प्रमुख मंत्री की श्रेणी के अंदर आते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर। अब फिर बात करती है, जब राजा बन गया, राजा बनता है तो आपको पता है
कि आस पड़ोस का जो क्षेत्र होता है वो कुछ घर वाले और कुछ जो विदेशी जो है इनका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। और जब व्यक्ति कम उम्र के अंदर राजा बन जाता है तो आस पड़ोस वाले जो एक्सपीरियंस राजा है वो इस कम उम्र वाले राजा को किसी ना किसी तरीके से दबाना चाहती है ताकि इसका क्षेत्र हमारे अंदर आ जाए। पृथ्वीराज चौहान के अंदर हम बात करने वाले हैं, इनके आक्रमण की बात करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले घर की, फिर इनके पड़ोसी क्षेत्र की, पड़ोसियों की बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे विदेशी की। पहले बात करेंगे घर के अंदर लड़ाई होती है, फिर पड़ोसियों के साथ में होती है, फिर विदेश के अंदर होती है। ऐसे ही होता है। आज मान लो अपने परिवार के अंदर कोई बहुत छोटो टाबर है तो वो घर का सागा लड़ेगो, 100% लड़ेगो, वो कोई ना कोई चीज खातर लड़ेगो। वो घर का खातर लड़े है तो वो पड़ोसियां सागा भी लड़ सके है, वो पड़ोसियां सागा भी लड़े। मैंने पड़ोसी कैसी भैया तो तेरी घरगा की मान्या कर, घरगा की सुनिया कर, तो बोल तू कुणा मन के गोविंद दो चार वो सुना गया देव बिंसा का माथो लाजे। फिर विदेशी पड़ोसियां निकल के घर निकल के और बारा जावे, आड़ोस पड़ोस का गांव के अंदर जावे तो विदेशी भी यानी वे भी समझावे, बांस आगे भी लड़ाई होती है। तो वैसे ही अभी इसके अंदर पड़ने वाली है, घर के साथ पड़ोसियों के साथ विदेशियों के साथ जो है लड़ाई दंगे युद्ध है ये देखने वाली है पृथ्वीराज चौहान की। तो आगे चलते हैं, ये जानकारी आपने देख ली। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, संरक्षिका बनती है कर्पूरी देवी। जन्म इनका 1166 में होता है। प्रमुख मंत्री की बात करें केमास, कदमवास या सेनापति की बात करती हैं भुवनमल जो कर्पूरी देवी के चाचा जी थे। स्कंद वामन सोठ ये गुजराती मंत्री थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर कहानी वाला पक्ष तो आया ही नहीं, अभी लाते हैं मेरे साथ, अभी वो पक्ष भी लाएंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध है वो किन किन के साथ में है, घर वालों के साथ में है, पड़ोसियों के साथ में और विदेशियों के साथ में, ये पढ़ने वाली। इससे पहले एक बात और पढ़ लेते हैं, फिर कहानी की बात आएगी तो कहानी पे चलते हैं। लो, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी की बात करें, किसकी बात करें साथियों? पत्नी की, तो नाम मिलता है संयोगिता। क्या नाम मिलता है? संयोगिता। कहाँ की रहने वाली थी साथियों? सबको पता होगा, कन्नौज की थी। कहाँ की? कन्नौज। कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल। कौन था? जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी कौन? संयोगिता। अब कहानी सुनाती हैं। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की क्या थी? ये पुत्री थी, बेटी ही है नी, लाडली बेटी। अब देखो, पत्नी बनी तो विवाह होता है ना? और विवाह दो तरीके की होती, समझ रहे हो? बस एक तो घर की सहमति से और एक अपनी मर्जी से, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज। पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता के साथ में क्या होती है? वो ही होती है साथियों, समझ गए? 1 4 3 वाली बात है। कैसे होती? पृथ्वीराज विजय के अंदर बात करती हैं, तब कहती हैं कि अनंगपाल की पुत्री थी कर्पूरी देवी, मतलब पृथ्वीराज चौहान की माता थी। ननिहाल हो गया। इधर संयोगिता जो है जयचंद गहड़वाल की पुत्री है, इनका भी ननिहाल दिल्ली के अंदर है और पृथ्वीराज चौहान का भी ननिहाल कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, यहाँ से पृथ्वीराज दिल्ली आता है और इधर कन्नौज से संयोगिता अपने ननिहाल दिल्ली चली आती है। अब दीपावली की छुट्टी चलन लग रही है, टाबरा छुट्टी मिलता है, टाबर के रहेगा ना नहीं रह जाएगा है नी।
यही पृथ्वीराज ने थोड़ी छुट्टी मिलती गया, नाना मिल जावा, नानी मिल जावा, मामा मामी जी मिल जावा। पृथ्वीराज जी दिल्ली चल गया, इनू शिवगीता दिल्ली आ गई। अब मजे की बात यह है साथियों कि दोनों का ननिहाल हाली में बे आमे सामा क्या हा आमे सामा, हाँ मान लियो इन पृथ्वीराज को घर है, ननिहाल है, नानी रो है, इन शिवगीता को है। लियो इन पृथ्वीराज जी रहने लाग रहे हैं, इन शिवगीता रहने लाग रही है नानी रे अंदर। दोनों नानी राम थान बेरो है, टाबर जी मर्जी रे खुली छूट है, यानी आज थे भी जाओ तो नानी बढ़िया थान दही रोटी उपवासी, मामो लाड राखसी, घुमाने ले जगह भी यही बस पृथ्वीराज का साथी हा पृथ्वीराज का बिना शिवगीता की सहेलियां ही मित्र दोस्त। पृथ्वीराज कुछ दिन तक ननिहाल का मामा मारे हुए है, लेकिन एक दिन दोस्त आ गए, छत पर चल जाए, घर की छत पर चढ़ गया, इनू शिवगीता छत पर चढ़े। पृथ्वीराज सुबह सुबह का समय है, नहा धोगे बढ़िया ड्रेस पहन के नानी रे अंदर जावा, नानी रात जागे दे बढ़िया सोना कपड़ा पहन के ऊपर चढ़ो, इन्हें शिवगीता नहा धोगे कपड़ा सुखाना ऊपर चढ़ी, सागा बाल सुखाना ऊपर चढ़ी, दोनों की के हो जाए है निगाह मिल जाए, है ना। इतो तकड़ो कॉम्बिनेशन बैठा है दोनों को, इनु पृथ्वीराज की नजर, इनु शिवगीता की नजर टकरागी। अगर पक्ष थोड़ा अलग हो तो आपको पता है क्या हो जाता है, सामने बूढ़ी छोरी है, सुनो छोरो है, जब बूढ़ो छोरो छोरी देखते ही पासो बदल ले पीट कर ले नहीं आ रहा है यार, दिन के दिन की दर्शन हो गया। लेकिन अटके हो शिवगीता सुंदर थी उस समय की, कैटरीना कैफ थी और भाई साहब उस समय के क्या थे, सलमान खान थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब मोहब्बत हो गई, है ना, प्यार हो गया। अब प्यार हो जाता है तो फिर आपको पता है दोनों के मन में कोई ना कोई बात है, जिलबिलाटी खाजे। अब इन्हें पृथ्वीराज का खागी की यार छोरियों किया बात करा, इन्हें क्या खागी की यार बंधन किया बकरो बनावा, फिर इन्हें भी सहेलियां, इन्हें भी मित्र, पर्ची पुर्ची चाली, नंबर एक्सचेंज हो या दोनों का, इन पृथ्वीराज आप वाली पर्ची नंबर लिखे भेजा बढ़िया बढ़िया, इन शिवगीता भेजिएगा ले रिप्लाई के अंदर आपका नंबर, दोनों बीच में बातचीत होने लगी बढ़िया। सुबह 4 बजे घर का सारा सुते है, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लग रहे, आप पर उजाई ओढ़ के लाग रहा, तुम तना तन तना तन तना, इन शिवगीता रिप्लाई करे, इन पृथ्वीराज करे, दोनों अच्छी बातचीत होगी, अच्छो संबंध बन गया। एक धागा बंध गया, तकड़ी वाली गांठ लाग गई, लेकिन गांठ लाग गई, लाग तो होगी गांठ खतरनाक तरीका वाली, लेकिन गांठ फिर आपको पता है जब रस्सी के अंदर गांठ लगती है तब कोई ना कोई इस गांठ को खोलने वाला आ ही जाता है। आज मान लिया तेजान ला रही उसकी टेम दे रखी है, तेजान ला रही आज दोपहर को दौड़ो तावड़ो टपल ला रही हो, आज की कड़ाके की धूप है, इन धूप में कौन आवे, 2 बज रही है दोपहर का, आप चला कोई गिफ्ट गुफ्ट दे रसी दे आवांगा, कोई चॉकलेट चॉकलेट है दे आवांगा, लेना चीज दे आवांगा, लेकिन जब थे जाओगा नहीं तो धन दौड़ा दोपहर के अंदर रास्ते में भांत भांत का लोग मिलेगा, रहा आज तू दौड़ा दोपहर यार कोई काम हो। अगर आपने किसी को समय नहीं दिया है अर्थ दौड़ा दोपहर में जाना थाने 101% गारंटी हूँ कि कोई को नहीं मिला रास्ता, कुत्तियों ही को नहीं मिला, वो भी किना ने किना छाएंगे माँ बेटे हो। लेकिन पृथ्वीराज के साथ ऐसा हो गया कि जब अच्छा रिलेशन बन गया, दोनों एक दूसरे को देखते, फिर खाना खाते, फिर चाय पीते, लेकिन बीच में समस्या आ गई। समस्या कौन आ गई? जयचंद गहड़वाल आ गया शिवगीता को लेने, क्योंकि जयचंद गहड़वाल को पता चल गया कोई ना कोई आंगली लगा दे है, अड़ोसी पड़ोसी तुगो बिड़ा दे। पृथ्वीराज ने बिड़ान खातिर जयचंद ने बता दियो कि यार तेरी जी छोरी है शिवगीता वह ननिहाल गेड़ी है, बिनु वो पृथ्वीराज आ रही है राजस्थान अजमेर आलो, दोनों बीच में कोई ना कोई चक्कर चला। जयचंद सुनते ही बटू बाई पगाम भाजो, रात वाली ट्रेन पकड़ी, सुबह दिल्ली पहुंचता ही शिवगीता ने क्या दबा दब घालपुर चला। शिवगीता का आज ही तो आया हो, थोड़ा खानो पीनो कर लियो, कल चलांगा।
शिवंगिता सोचा थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं पृथ्वीराज ने बता दी भी आज मैं जाऊंगी, बाद में मैं टाइम बता दूंगी, इन टाइम मैसेज करना है। पर टाइम बताने को मौका ही कोई मिलियो। जयचंद की है ठू शिवंगिता ने वापस ले जे कनौज अटल आयो। अटल आगे शिवंगिता को विवाह रख। पहला धन बेरू है विवाह किया हो तो स्वयंवर होता था। क्या होता था? स्वयंवर होता था। उसके अंदर क्या था? स्वयंवर के अंदर ये सिस्टम होता था कि जो कन्या है, राजकुमारी है, वो अपनी मन पसंद का वर चुनती और उसके गले में माला डाल देती, है ना। आधा स्वयंवर रचो गयो। जयचंद गहड़वा स्वयंवर रचो। अड़ोस पड़ोस जितना भी क्षेत्र है बाहर का राजा ने भी बुलाया, सारा ने बुला लिया, लेकिन ये जो पृथ्वीराज है अपने वाले, इनको नहीं बुलाया गया। क्या किया? इनको नहीं बुलाया गया। अब पृथ्वीराज ने बड़ा निश्चित की यार करी तो तमाड़ी स्वयंवर रचा गया, शिवंगिता को बुलाया गया, इस पृथ्वीराज की मूर्ति बनवा लेगी, मूर्ति बनवा ली गई जयचंद द्वारा। अरे मूर्ति ने जिया ही दरवाजे के अंदर आप प्रवेश करा तो 12 जूता उतारे के जाओ भट रख दी, यानी द्वारपाल के स्थान पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को खड़ा कर दिया। शिवंगिता चली भाई, हाथ में माला, अगल बगल सहेलियां, सहेलियां भी थानवेरो है, राजकुमारी है, सहेलियां थे जानो ही हो, यानी सारा राजा बैठा है। राजा मेन राजा जयचंद के हेडवाल बड़ी चेयर पे बीच में बैठी है। दरबार थार देखड़ो है कि यहाँ को है आस पास सारा राजा बैठे। शिवंगिता चली, पहला जो राजकुमार था उसको देखा, जाके बातचीत की, क्या नाम है, नाम बताया, अच्छा क्या करती हो, कहा आरएस की तैयारी करूं, नोट्स किंग पढ़े, क्या बस की गोनी ये किताबा मंगा रखी है थोड़ी बहुत पढ़ लिया, नहीं रिजेक्ट। वो पूछा के बात का यूपीएससी वाला चाहिए। अब फिर वो अगले सुन जाएगा यूपीएससी वालों की बात करे, कहा हाँ बीकन जावे, हाँ क्या नाम है, नाम बताया, क्या करती हो, यूपीएससी की तैयारी कर रही, अच्छा तो यूपीएससी की तैयारी करा, नोट्स किंग पढ़े, फिर बता दियो का फलानी का पढ़ू ना, सच्ची को नहीं किया। क्या यार मैं उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो क्या करे, द्रोणा पीसीएस के नोट्स पढ़ता है ना, और द्रोणा पीसीएस की क्लास लेता है, वो अपना पति होगा। अब बेटो रिजेक्ट हो गया वो भी, फिर सार ले सुन लियो, हाँ मैं द्रोणा पीसीएस का नोट्स देखूंगा अब की बार देख। फिर गई, हाँ भाई तू क्या की तैयारी करे, क्या यूपीएससी की क्लास किसकी लेता है, द्रोणा पीसीएस वालों की, नोट्स किसके पढ़ता है, क्या द्रोणा पीसीएस वालों की, अच्छा हिस्ट्री की क्लास किसकी लेता है। अब डन, उकड़ चुकड़ होगी कहानी, क्या नहीं, क्या नहीं, मैं उस व्यक्ति को सिलेक्ट करूंगी जो क्या करता है, द्रोणा पीसीएस पे संजय सर की हिस्ट्री क्लास लेता है ना, उसको सिलेक्ट करूंगी। अब बेटा का अगले मन में, हाँ मैं संजय सर की क्लास अगले का जाओ वो सारी बात भी दोहरा, संजय सर की क्लास लेता हूँ हिस्ट्री की, उनके नोट्स पढ़ता हूँ, उमेश सर की जियोग्राफी की लेता हूँ, जगदीश सर की हिंदी की लेता हूँ, अजय सर अभी वो पीटीआई वाला करवाते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत देख ही लेता हूँ टाइम पास के लिए। आप फिर नट गए, नहीं टाइम पास के लिए जो क्लास देखते हैं ना उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ करते करते जीता दरबार के अंदर सारा राजा बैठे सहन ठुकरा दी, आगे जिये द्वार पर जावा बैठे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति हुआ बिंग गले माला डाल दी। अब सारा राजा जितना राजकुमार आ रहे हैं स्वयंवर के अंदर, सारा गुटी हो जाए अपमान हो जाए, सारा राजा जयचंद गहड़वाल को दरबार छोड़ के चल जाए। जयचंद गहड़वाल ने दो चार सुनाई जे क्या जेते आई करनी ही, एक नु भी मूर्ति गई माला गलवानी ही, तो मन ने हटे क्या खातर बुलाया, मारी बेइज्जती करानी की, इन तो तू मन ना निमंत्रण दे तो मैं घरे रहता, वाह ही बेइज्जती मंजूर ही, अठे जितना भी अड़ोस पड़ोस का राजा है, राजकुमार है, सारा के सामने हमारी इज्जत उछल गई है, आते बहुत बड़ी गलती करी। अब जयचंद गढ़वाल ने गुस्सा आ गयो, जयचंद गढ़वाल गयो आपका 2-3 सैनिकान ले गए, शिवंगिता पकड़ी कमरे में बंद करवा दी। अब कहे ना तो इससे बाहर जाना और ना कहीं पे जाना, नो खाना पीना। अब शिवंगिता भाई अंदर ही अंदर रोई, है ना। आप मूवियां चलती है, ऐसी सीरियल चलती है,
वो देखती हो वो वाली कहानी है शिव। अब शिवगीता भाई अंदर ही अंदर। अब पृथ्वीराज को पता चल गया था कि इधर स्वयंवर रचा गया है और मेरी मूर्ति बाहर रखी गई है। पृथ्वीराज चलते हैं अपने दिल्ली से सीधा कन्नौज। अपने सैनिकों के साथ में सैनिकों को समझा दिया मैं जाऊंगा लेके आऊंगा, तुम तैयार रहना, किंतु परंतु हुई तो तुम सल्ट लेना और मैं लेके फरार। यही हुए, ऐसे ही होता है। साथ वाले सहायता करते हैं और सहायता वाला फरार होता है। यही हुआ है भाई, सबका साग हुआ कि यार दूध भी पड़ा है सागाड़ांगे। पृथ्वीराज चले यहाँ से कन्नौज पहुंचे, रात का समय, और संयोगिता के दरवाजे पे दरवाजा नॉक, ठक ठक खड़कायो। संयोगिता रोवे माँ। पृथ्वीराज कान लगा के सुने, ओहो महबूबा रो रही है। बाहर से आवाज आई, जाने मन दरवाजा खोलो, आपकी जान दरवाजे पे हाजिर है। और संयोगिता के जान में जान नहीं, फड़क गए दरवाजो खोले और पृथ्वीराज ने माँ बड़े उठो लो कर लियो। अब पृथ्वीराज का क्या हुआ, क्या बात ये थी, स्वयंवर रचा गया, मैंने माला आपकी मूर्ति के अंदर डाली, मेरे पिताजी ने मुझे कमरे के अंदर बंदी बना दिया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। पृथ्वीराज का तू टेंशन ना ले, मैं ले चॉकलेटा कुरकुरा चिप्स खा ले पहला, बाजनो भी है कि जान वही जद बाजेगी। पृथ्वीराज जी ने संयोगिता को कन्नौज से उसके रूम से उठाया लेके फरार, है ना। मैं तुझे तेरे घर से भगा लाया तेरे बाप के डर से। भाई हुई। अब संयोगिता राजी बिचारी, जयचंद गए, सुबह बेरो चाला है, जागे संयोगिता कमरो देखा तो गेट गाट खुला, अंदरों सामान ल तो सह गायब, संयोगिता ही गायब। जयचंद ने पता किया कि कौन आया और कौन ले गया, तब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान आया और संयोगिता को लेके चला गया। अब जयचंद बेचारो सोचा हुई तो माड़ी, इन्हें पृथ्वीराज फिर गानों गा दिए। ससुर जी मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। बेचारो ले गयो दुल्हन ने, जावेगी, तेरा रोक्या थोड़ी रुका है, आज के टाइम में कौन रुका है, पहला तो फिर रुकती कौन रुकी। संयोगिता को लेके चला गया पृथ्वीराज और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में अब आपको पता है एक बाप की जब पुत्री उठा के लाती है तो बाप कितना खारा हो जाता है। अब बाप खारो हो गयो, मतलब दोनों बीच में टक्कर होगी। जयचंद ये चाहता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के अंदर हराऊं और मार दूं, आपकी बेटी वापस ले आऊं। लेकिन पृथ्वीराज ये चाहता है कि मैं जयचंद को एक बार हरा दूं, बाद में संधि हो जाएगी और मेरे क्या शास्त्र मानो जानो वापस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे देखेंगे होता क्या है। कन्नौज से संयोगिता आ गई कहाँ पे, दिल्ली। क्या बनके, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी बनके, महबूबा बनके। वैसे तो प्यार मोहब्बत जो है, प्यार मोहब्बत प्रेम, ये अपने आप में आधा शब्द है। क्या है, आधा शब्द है। इसको पूरा वही कर सकता है जो अपने आप में पहले से पूरा है, और जो एक से एक मिलाने पे एक होता है वो अपने आप में पूरा नहीं है और वो पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए कहानियां शायर चलती हैं कि प्यार मोहब्बत अपने आप में आधा शब्द है, ये दो व्यक्तियों को एक पूरा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वो शायरियां चलती है अलग अलग तरीके की, लेकिन फिर भी अपन तो बात कर लेते हैं। लेकिन भाई पृथ्वीराज चौहान पहले से एक था, लेकिन इसने 1+1 करके मजबूत एक बना लिया। अब संयोगिता से विवाह हो गया, कहाँ की थी, जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, कन्नौज। आगे चलती हैं, आगे एक कहानी और आने वाली है। अभी तो एक पत्नी को लेके आए हैं, एक को लेके आना बाकी। पहले ऐसे ही होता था, आजकल एक कोई टोटो है, पहला बात बात की रानियां हो जाती। फिर एक पत्नी और है, कौन है, इच्छिनी। इस इच्छिनी की बात करने वाली। पहली पत्नी संयोगिता, दूसरी इच्छिनी की बात करती। ये जो इच्छिनी है ये आबू की रहने वाली है और परमार राजकुमारी है। कहाँ की, आबू की रहने वाली है, परमार राजकुमारी। परमार राजकुमारी अभी ये देखने वाले हैं।
अब इसकी कहानी सुनो। आबू की है रहने वाली परमार राजकुमारी। अभी बात करें हम गुजरात की। गुजरात का राजा था इस समय भीमदेव सेकंड। और ये जो इच्छिनी है ना, इससे भीमदेव बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक तरफा प्रेम होता है। क्या होता है? एक तरफा प्रेम होता है। इच्छिनी इस भीमदेव से प्रेम नहीं करती, लेकिन भीमदेव चाहता है कि मेरी जो पत्नी बने, रानी बने, वो इच्छिनी बने। कहा कि आबू की जो परमार राजकुमारी है ये बनी। इधर पृथ्वीराज को पता चला कि आबू के अंदर इच्छिनी है, वो बहुत सुंदर है। अब पृथ्वीराज के मन में फिर आया कि मैं इच्छिनी से विवाह करूं, और इच्छिनी भी चाहती है कि मैं पृथ्वीराज से विवाह करूं, न कि भीमदेव से करूं। अब पृथ्वीराज ने क्या किया, इधर आबू आया और इच्छिनी से विवाह कर लिया। चला गया विवाह करके। अब भीमदेव को पता चला कि इच्छिनी चली गई पृथ्वीराज के साथ में, अपन ऐसे के ऐसे ही रह गई। अब फिर पृथ्वीराज भीमदेव को भेजता है, मैसेज भेजता है, और भीमदेव जी कैसे हो? अरे भीमदेव का बाकी तो ठीक है, लेकिन तय आके करी तू पहला सिंहगतान भी आगे लिया है। तू तो तेरा मनाली लिया है, लेकिन मेरा मनाली भी नहीं तू ले गयो। गलत किया। अब पृथ्वीराज क्या, जो भी किया मैंने तो कर दिया। अब भी इस भीमदेव से भी टक्कर हो गई, इधर जयचंद से भी टक्कर हो गई। अब युद्ध होने वाले हैं, ये युद्ध बढ़ेंगे। इस युद्ध से पहले हम घर के जो वाद विवाद थे वो देखेंगे। बाद में इच्छिनी का जो युद्ध है इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको कहानी आगे अच्छे तरीके से सुनाएंगे जब युद्ध करेंगे। अभी चलते हैं आगे। युद्ध होता है किसके साथ में? घर के अंदर, वो देखती है। पृथ्वीराज राजा बनता है। सबसे पहले ये घर के जो युद्ध है, इसके चचेरे भाई है उनका दमन करता है। किनका? अपर गांग्या व नागा अर्जुन का। क्या करता है? अपर गांगे व नागार्जुन का दमन करता है। कैसे करता है ये देखिए। कि जब पृथ्वीराज को राजा बना दिया तो ये अपर गांगे कहता है राजा मैं बनूंगा, और नागार्जुन कहता है राजा मैं बनूंगा। इन दोनों ने उस समय गुरुग्राम गुड़गांव यहाँ पे कब्जा कर रखा था। कहाँ पे? गुरुग्राम गुड़गांव। उस समय गुड़गांव था, लेकिन अब ये क्षेत्र जो है गुरुग्राम है। तो ध्यान में रख लेना, यहाँ पे कब्जा कर रखा था। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाता है और अपर गांग्या व नागार्जुन का यहाँ पे दमन करके आता है। हम समझा गया बढ़िया तरीका। आपको पता है गरगा के वह है कि लातांगा भूत बाता हूँ कोनी माने। ए लातांगा भूत अन पृथ्वीराज बाता हूँ समझाया हा कोनी मानिया, फिर अन लाता हूँ समझाया जदे मानिया। देख रहे हो? जदे मानिया। आगे और देखते हैं फिर क्या हुआ। भंडानक जाति की बात करें। ये जो भंडानक जाति के लोग हैं इनका दमन करता है। इनका दमन कैसे करता है ये देखते हैं। भंडानक जाति का दमन। इनका जो अधिकार था, ये सतलज प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे? सतलज प्रदेश के अंदर। लेकिन इन भंडानक जाति के लोगों ने सतलज से, ये जो हमने पहले पढ़ा गुड़गांव, गुड़गांव पे धीरे धीरे कब्जा करने लगे, यहाँ की जनता को सताने लगे। और गुड़गांव से फिर हिसार आ गए, यहाँ पे जनता को सताने लगे।
तब पता चला पृथ्वीराज को कि भंडानक जाति के जो लोग हैं ये थोड़े ज्यादा ही अपना वो दबदबा दिखा रहे हैं। इधर से फिर गुड़गांव हिसार के बाद में इन्होंने अलवर अलवर का क्षेत्र है यहाँ पे लूटपाट की। अलवर के बाद में ये भरतपुर की तरफ बढ़े, भरतपुर की तरफ बढ़े, यहाँ पे लूटपाट की और भरतपुर से मथुरा की तरफ बढ़े, यहाँ पे भी लूटपाट करने लगे, इन क्षेत्रों को भी लूटने लगे। तब पृथ्वीराज जो है 1182 की बात करी, 1182 में इन भंडानक जाति के लोगों का क्या करता है, दमन करता है, इनको भी फिर अच्छे तरीके से समझाता है। ये इस भंडानक जाति की जो बात है 1182 में इनका दमन करता है पृथ्वीराज, ये जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, जिनपति सूरी नाम का राइटर है, उसका एक इतिहासकार है, उसने इस भंडानक जाति का वर्णन किया है कि 1182 में इसका दमन होता है। जिनपति सूरी दमन की जानकारी देता है, ये ध्यान में रखें। अब हमने देखा पृथ्वीराज का जन्म देखा, माता पिता का नाम देखा, संरक्षिका देखी, फिर प्रमुख मंत्री थे उनके बारे में जानकारी ली, फिर पत्नियों की जानकारी थी वो देख लिया, संयोगिता से कैसे विवाह होता है पृथ्वीराज का, कैसे घर से भगा के लाता है पृथ्वीराज। इसके बाद में अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन करता है, फिर भंडानक जाति का दमन करता है। ये सारी की सारी जानकारी हमने इस क्लास में देख ली है। अब जो आगे पड़ोसियों के साथ में और विदेशियों के साथ में जो आक्रमण युद्ध है ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है और ज्यादा बड़ी क्लास आप वो पता है कम समझ आती है आपको, मैं जानता हूँ इस बात, देखते भी नहीं हो आप पूरी सीरीज, आधी देखती हो फिर आधी ये सोचते हो कल देखेंगे, तो इससे अच्छा हम कल ही बना ली। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म तरोड़ा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।